सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम है मोहित चौहान और इस क्लास में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 6 सिटीजनशिप ऑफ लक्ष्मीकांत। ये आपकी रैपिड डिवीजन सीरीज़ चल रही है और ये आपका लास्ट पॉइंट ऑफ सोर्स होना चाहिए जब आप यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स से पहले इस सीरीज़ को पूरा देख लीजिएगा। मिनट्स में हम इसको रिवाइज करेंगे। जो चैप्टर आपको 2 घंटे 3 घंटे लगते हैं पढ़ने में, उसको हम मिनट्स में रिवाइज करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 6 सिटीजनशिप। अब देखिए, सिटीजनशिप चैप्टर की जब भी हम बात करते हैं तो आज के मॉडर्न स्टेट्स की हम बात करेंगे। मॉडर्न स्टेट्स में दो तरीके के लोग रहते हैं। स्टेट्स मतलब कंट्रीज़। तो मॉडर्न कंट्रीज़ में आज की डेट में दो तरीके के लोग रहते हैं। एक रहते हैं आपके सिटीजन्स, ठीक है, दूसरे रहते हैं आपके एलियंस। अब एलियंस भी जो हैं दो प्रकार के होते हैं। पहले टाइप के एलियंस होते हैं एनिमी एलियंस, ठीक है, जिनसे हमारा झगड़ा चलता है, और दूसरे टाइप के एलियंस होते हैं दैट इज़ फ्रेंडली एलियंस, ठीक है। तो फ्रेंडली एलियंस मतलब पूरी दुनिया ही है लगभग। एनिमी एलियंस एक दो देश ही हैं हमारे पास। तो इस टाइप के आपके हो जाते हैं। अब इसमें ऐसे कौन से अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल हैं? तो ऐसे राइट्स हम बात करें तो ऐसे टोटल 5 राइट्स हैं जो इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल हैं। पहला है आर्टिकल नंबर 15 दैट टॉक्स अबाउट राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, ये बात करता है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। फिर उसके बाद आता है आपका आर्टिकल नंबर 16 विच टॉक्स अबाउट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इंडियंस जो हैं वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जा सकते हैं, जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑल्दो 2-3 एक्सेप्शंस हैं, जैसे नेपाल और भूटान यहाँ पे एक्सेप्शन हो जाएगा, जहाँ पे जो नेपाल और भूटान के लोग हैं वो भी इंडियन जो हैं सिविल सर्विसेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर आता है आर्टिकल नंबर 19 दैट इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये राइट्स हैं जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि फॉरेन सिटीजन्स जो हैं वो इंडिया में आके कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। बस ये है कि वो इंडिया के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, उनके खिलाफ एक्शंस लिए जा सकते हैं और वो इस चीज़ को फंडामेंटल राइट के तौर पर नहीं लेके जा सकते कि ये उनका फंडामेंटल राइट है। फिर आता है इसके बाद आर्टिकल नंबर 29 एंड 30 विच टॉक्स अबाउट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। फिर इसके अलावा और भी राइट्स हैं, जैसे ये आप राइट टू वोट, राइट टू नोट नहीं है, दिस इज़ नोट, नोट दिस इज़ वोट। तो नोट मत ध्यान दीजिएगा कि नोट छापने का सिर्फ आपको अधिकार है। तो यहाँ पे क्या है कि वोट का अधिकार सिर्फ आपको है कंटेस्ट करने का इलेक्शन में, चाहे वो एमएलए की सीट हो चाहे वो एमपी की सीट हो। पब्लिक ऑफिसेज में आप जा सकते हैं, प्रेसिडेंट बन सकते हैं, गवर्नर बन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आप देखें, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी परमानेंट और एलेबोरेट प्रोविजन, ठीक है। ये क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाता है कि क्या सिटीजनशिप को लेके कॉन्स्टिट्यूशन में परमानेंट और एलेबोरेट प्रोविजन दे रखे हैं? तो जी नहीं, इसका आंसर नहीं है। इसको मैं आगे बताऊंगा क्या इसका कारण है। डज नॉट डील विद प्रॉब्लम ऑफ एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप, ये एंड है, एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है प्रॉब्लम्स ऑफ एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप से रिलेटेड कुछ नहीं दे रखा है। ये 1955 के एक्ट में आपका सब कुछ दे रखा है। अब ये आ जाता है आपका 4 कैटेगरीज ऑफ पीपल बिकेम सिटीजन इन इंडिया। 1950 में ऐसे कौन से लोग थे जो इंडिया के सिटीजन बन सकते थे? पहले थे हु हैव द डोमिसाइल इन ऑफ इंडिया, ऐसे लोग जिनके पास इंडिया का डोमिसाइल है, प्लस उनके पास इन तीनों में से कोई सी भी एक क्वालिटी हो सकती थी। 3 कंडीशन, इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर सकते थे, जिसमें से की है उनके कोई से भी पेरेंट्स, मतलब कोई भी ईदर ऑफ द पेरेंट्स वाज बोर्न इन इंडिया। इससे पहले 1950 से पहले, इफ अ पर्सन इज बोर्न इन इंडिया ऑर्डिनरी सिटीजन फॉर 5 ईयर्स इमीडिएटली बिफोर 1950, मतलब अगर आप इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं तो आपके पास इंडिया का डोमिसाइल होने के साथ साथ आप इंडिया की सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। फिर आता है आपका दूसरे टाइप के सिटीजन जो माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, जो पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट हुए हैं और जिनके पेरेंट्स में से या फिर कोई भी ग्रैंड पेरेंट्स में से अनडिवाइडेड इंडिया में कोई बॉर्न हुआ हो। अनडिवाइडेड इंडिया मीन्स पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन सब की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और उसके साथ साथ इनको 2 कंडीशंस और फुलफिल करनी है। वो 2 कंडीशंस कौन कौन सी हैं? माइग्रेट बिफोर 9 जुलाई 1948, ऑर्डिनरी रेजिडेंट वो यहाँ पे कहला सकते हैं अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया में आ चुके हैं, और अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं तो वो इंडिया में सिटीजनशिप के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। अगर वो इंडिया में 6 महीने तक लगातार रह ले तो वो यहाँ पे सिटीजनशिप के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तीसरा आता है माइग्रेट टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया आफ्टर मार्च 1, 1947 बट लेटर रिटर्न टू इंडिया,
ठीक है, अगर वो इंडिया से पहले पाकिस्तान गए और फिर पाकिस्तान से वापस इंडिया में आ जाते हैं 1 मार्च 1947 के बाद, तो उनको 6 महीने तक इंडिया में रहना पड़ेगा, तभी उनको इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी। नेक्स्ट आता है उनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स लिव्ड इन अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब वही चीज़ इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिला के जो अनडिवाइडेड इंडिया बनता है उसमें उनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स रहें। एंड ऑर्डिनरी रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, पेरेंट्स शुड रजिस्टर विद डिप्लोमेटिक एंड काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव, उनको इंडिया के डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव से मिलते रहना पड़ेगा, रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अब इसमें 3 चीज़ें और दे रखी हैं जो अलग से आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं। फर्स्ट, नॉन सिटीजन इफ एक्वायर फॉरेन सिटीजनशिप, मतलब उनके पास इंडिया की सिटीजनशिप नहीं रहेगी। सिटीजन सब्जेक्टेड टू प्रोविजंस ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट जो है वो सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी लॉ बनाएगी तो उसके प्रोविजंस को सिटीजन को मानना पड़ेगा। फिर इसके बाद आता है पार्लियामेंट पावर टू मेक एनी प्रोविजन रिगार्डिंग एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन, और किसी भी टाइप के लॉज अगर सिटीजनशिप से रिलेटेड आते हैं तो वो पार्लियामेंट जो है सिटीजनशिप से रिलेटेड किसी भी टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे बना सकता है। फिर इसके बाद आता है आपका यहाँ पे 5 वेज टू एक्वायर सिटीजनशिप, अगर कोई व्यक्ति इंडिया का सिटीजन नहीं है और उसको इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए तो वो इन 5 तरीकों से ले सकता है। अब देखिए यहाँ पे ना इस चैप्टर की डेट्स बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ एक वेग आइडिया होना चाहिए किस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बाय सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, ये आपका सिटीजनशिप एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिटीजनशिप एक्ट में ही आपकी सिटीजनशिप से रिलेटेड सारी चीज़ें दी हुई हैं। पहला तरीका है बाय बर्थ, अगर आप पैदा हुए हैं आफ्टर 26 जनवरी 1950 में तो आपको यहाँ और बिफोर जुलाई 1987 से तो आप इंडिया के सिटीजन माने जाएंगे बाय बर्थ। बॉर्न आफ्टर 1 जुलाई 1987 या फिर आपके कोई से भी पेरेंट्स इंडिया के सिटीजन रहे हों तो आपको यहाँ पे बाय बर्थ सिटीजन मान लिया जाएगा। फिर इसके बाद आता है बाय डिसेंट, ठीक है, डिसेंट मतलब क्या है, बॉर्न आउटसाइड इंडिया बिटवीन 26 जनवरी 1950 एंड इस डेट के बीच में इफ़ फादर वॉज सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ बर्थ, अगर आपके पिताजी इंडिया के सिटीजन थे इस डेट के बीच में तो आप इंडिया के सिटीजन कहला सकते हैं बाय डिसेंट। आफ्टर 10 दिसंबर 1992 की अगर बात करें तो इफ़ ईदर ऑफ द पेरेंट्स रिजाइडेड इन इंडिया, अगर कोई भी इंडिया के सिटीजन रहे हैं तो 10 दिसंबर के बाद अगर आप इंडिया की सिटीजनशिप हासिल करना चाहते हैं तो आप बाय डिसेंट हासिल कर सकते हैं। बाय रजिस्ट्रेशन नॉट बीइंग एन इलीगल माइग्रेंट, अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको पहली बात तो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना है। रिजाइडेड फॉर 7 ईयर्स बिफोर एप्लीकेशन, आपको लगभग 7 साल इंडिया में रहना पड़ेगा तभी आप इंडिया की सिटीजनशिप के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी मतलब जैसे आप इसमें सिक्किम का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगेन सिक्किम जब इंडिया में आया था तो वहाँ के लोग भी जो है इंडिया के सिटीजन्स बन गए थे। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज़ लॉस ऑफ सिटीजनशिप, आपकी सिटीजनशिप किन किन कारणों से छीन ली जा सकती है। इसमें पहला कारण है बाय रेनंशिएशन, भाई आपकी मर्जी हो रही है कि आप जो है इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ना चाहते हैं, डिक्लेरेशन आप यहाँ पे दे सकते हैं। फिर इसके बाद आता है क्या ये जो रिनंसिएशन मतलब आप बोलते हैं कि मुझे इंडिया की सिटीजनशिप छोड़नी है, क्या ये कभी रोका भी जा सकता है? जो जी हाँ बिल्कुल, इसको विदहेल्ड किया जा सकता है अगर वो वॉर टाइम पीरियड चल रहा है। मतलब अगर इंडिया किसी वॉर में व्यस्त है तो आपके सिटीजनशिप को रिनंस करने से रोका जा सकता है। फिर इसमें एक और क्लॉज दे रखा है, मान लीजिए अगर कोई माइनर है, माइनर के पेरेंट्स जो हैं वो यहाँ पे इंडिया में सिटीजनशिप छोड़ देते हैं, वो मान लीजिए यूएस में चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में चले जाते हैं, फिर कहीं पे भी नाइजीरिया में चले जाते हैं और वो बोलते हैं हमें नाइजीरिया का सिटीजन बनना है और हमारा बच्चा भी नाइजीरियन सिटीजन कहलाएगा, तो आप उस टाइम पीरियड के लिए तो नाइजीरिया के सिटीजन हो जाएंगे, बट आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 18 यू कैन अगेन रेज्यूम योर सिटीजनशिप विद इंडिया। ठीक है, आप इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं अगर आप बोलते हैं जी मेरे माँ बाप की गलती थी, मैं वापस इंडिया में आना चाहता हूँ। फिर उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ लॉस ऑफ सिटीजनशिप होती है बाय टर्मिनेशन, मतलब आपको इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अपने आप टर्मिनेट कर दे आपकी सिटीजनशिप। अगर किसी और दूसरे देश की जो है सिटीजनशिप एक्वायर कर देते हैं तो आपको इंडिया अपनी सिटीजनशिप से बर्खास्त कर देगा। फिर उसके बाद आता है आपका बाय डेप्रीविएशन। अब डेप्रीविएशन में क्या है, मतलब आपसे की नागरिकता छीनी जा सकती है इन 5 कारणों से। पहला कारण है बाय ऑब्टेनिंग सिटीजनशिप बाय फ्रॉड, अगर आपने यहाँ पे नागरिकता हासिल की है गलत तरीके से, आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट डिसलॉयल्टी दिखाई है, आपने अनलॉफुली ट्रेड किया है ड्यूरिंग द वॉर, अगर आपने मान लीजिए पाकिस्तान को कोई न्यूज़ दे दी, उस टाइप से आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अगर कोई पर्सन पिछले 5 सालों में
किन्हीं 2 साल के लिए, मतलब 2 साल या उससे ज़्यादा की जेल टर्म किसी और देश में काट कर आया है तो उसकी भी सिटीजनशिप छीनी जा सकती है। मान लीजिए आप गए UAE में और आपने वहाँ पे कोई जुर्म किया और वहाँ पे आपको 2 साल की सज़ा हो गई, 2 साल या उससे ज़्यादा की, तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। इफ़ यू हैव रिजाइडेड आउटसाइड इंडिया फॉर 7 ईयर्स कंटिन्यूसली, अगर आप इंडिया से बाहर जाके 7 साल तक रह लेते हैं तो भी आपकी सिटीजनशिप यहाँ पे छीनी जा सकती है। सो दिस इज़ इट फॉर दिस चैप्टर। इस चैप्टर में से ज़्यादा आपको और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम से पहले इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपका बिल्कुल ये चैप्टर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, और ये सीरीज़ जो है हम बिल्कुल ऐसे ही कवर करते रहेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। और एक और चीज़, हमारा एक और प्लेटफॉर्म है द एस्पिरेंट्स क्लब का टेस्ट सीरीज़ प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी हम पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड टेस्ट आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।